So let us start with today's session. Now here, first of all, we will be talking about this critical path method, right? Now here, basically, each activity of project requires a pre-assumed time for completion. If the time of any activity can be estimated perfectly, then this activity is called deterministic activity. But if any activity is performed first time, the uncertainty is high, so the pre-assumed time may vary on any side. These activities are called variable activities. What is it trying to say is there are some activities that we can say that this activity will be completed in 2 minutes, that we can say directly or certainly. Those kind of activities are called as deterministic activity. जो भी एक्टिविटी का हमको टाइम पता हो कि ये 2 या 3 मिनट में खत्म हो ही जाएगी, राइट, वी आर सर्टेन अबाउट दैट टाइम, देन दोज आर कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी. बट इफ कोई एक्टिविटी ऐसी होती है कि जो पहली बार हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो कितना टाइम लेगी हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कितना टाइम लेगी वो हमें पता नहीं है. तो इस वजह से वो टाइम हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कितने टाइम में खत्म होगी. तो दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल एक्टिविटीज, राइट. नाउ if we talk about CPM and PERT, then here two sentences are written. For evaluating the network having all activities as deterministic activity, the technique used is called critical path method. क्या बोल रहा है ये कि जो भी एक्टिविटी डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी होगी, जिसका टाइम हमें पता होगा, तो उसके एनालिसिस के लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करेंगे नेटवर्क के एनालिसिस के लिए, राइट. And on the other hand, for analyzing the network diagram having variable activities, the technique used is called as program evaluation and review technique. जो भी नेटवर्क में एक्टिविटी वेरिएबल एक्टिविटीज होगी, जिसका टाइम हमें पता नहीं होगा, बराबर, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? PERT का यूज करेंगे, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, राइट. सो लेट अस गो फर्दर. Let us talk about this critical path method. Basically, I hope you can see on the slide the name that I have written. The critical path method is a project modeling technique that is used by project managers to find the important deadlines and deliver a project on time. Basically, ये कौन यूज करता है? तो ये एक प्रोजेक्ट मॉडलिंग टेक्निक है जो मैनेजर्स यूज करते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओगे तो आप तो वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे एक बंदा मिलेगा. वो क्या कर रहा होगा कि वो सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट या कोऑर्डिनेट करता होगा या फिर मैनेज करता होगा, राइट. जैसे कि टेक फेस्ट होता है कॉलेज में, तो कोई एक सबसे ऊपर मेन कोऑर्डिनेटर रहता है, राइट. उसके नीचे सब कोऑर्डिनेटर, उसके नीचे सब कोऑर्डिनेटर, उसके नीचे स्टूडेंट. तो ये जो हायरार्की है उसके में सबसे ऊपर जो बंदा रहता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर, वो सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता होगा. तो वो ऐसे क्रिटिकल पाथ मेथड्स की टेक्निक को यूज कर सकता है, जिसकी वजह से उसे क्या पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट डेडलाइंस कि अप्रोक्सीमेटली कब तक हम ये प्रोजेक्ट खत्म कर पाएंगे, वो डेडलाइन या डिलीवरी का जो टाइम है वो उसका आइडिया उसे आ सकेगा CPM यूज करके. और उसकी वजह से फायदा क्या होगा? द बेनिफिट इज दैट ही और शी कैन डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, राइट. जितना भी बन सके उतना जो ड्यूरेशन दिया हुआ है उसके अंदर ही हम अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं. दैट इज अबाउट क्रिटिकल पाथ मेथड, राइट. इन अ प्रोजेक्ट द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द फिनिश, including all the tasks and their duration. Once a critical path is determined, you will have a clear picture of the project's actual schedule. ये क्या बोलना चाह रहा है कि क्रिटिकल पाथ जो भी है कोई भी इंडस्ट्री में, वो ऐसा पाथ होगा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से बीच में जो भी एक्टिविटीज आते हैं, जो भी टास्क आते हैं, जो भी ऑपरेशन आते हैं, जो भी प्रोसेस आते हैं, वो सब खत्म होने के बाद पूरा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. उसके लिए जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो पाथ होता है उसको क्रिटिकल पाथ मेथड, उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, बराबर. द पाथ दैट इज लॉन्गेस्ट possible between the start of the project and after that all the activities are carried out and then we finish the project. For this whole process the longest possible path is called as critical path, right.
Now, once the critical path is determined, you will have a clear picture of project's actual schedule. एक बार ये क्रिटिकल पाथ हमने डिसाइड कर दिया तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, और थियोरेटिकली अब हमने क्या सोचा था कि इतने टाइम में इतना काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कहाँ तक हुआ है वो हमें पता चलेगा। कितने दिन या कितने घंटे या कितने महीने हम पीछे हैं, या कितने दिन कितने घंटे हम आगे हैं एक्चुअल शेड्यूल टाइम से, वो हमें पता चल जाएगा। तो कंपैरिजन हमें इजीली पता चल जाती है क्रिटिकल पाथ डिसाइड करने से, राइट। आफ्टर दैट, critical path is the sequential activities from start to end of the project. Although many projects have only one critical path, some projects may have more than one critical path depending on the flow logic used in the project. इसका क्या मतलब है कि basically critical path is the sequential activities from start to end. This path will be showing a complete sequence of the activities. Here the activities are not in random order. जो भी activities हम यहाँ पे लॉजिकली अरेंज कर रहे हैं वो सब सीक्वेंस में होगी, रैंडम ऑर्डर में नहीं होगी कि पहले फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग ही करना है, उसके बाद मिलिंग करना है, उसके बाद टर्निंग करना है। तो एक कोई भी डिसाइडेड सीक्वेंस होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही ये एक्टिविटीज अरेंज होगी। रैंडम ऑर्डर में ये एक्टिविटीज नहीं अरेंज होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है कि मोस्टली ऑल प्रोजेक्ट्स हैव ओनली वन क्रिटिकल पाथ, राइट। मोस्टली ऐसा होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो होगा उसमें सिर्फ एक ही क्रिटिकल पाथ होगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ, राइट। बट देयर मे बी सम प्रोजेक्ट्स, देयर मे बी सम एक्सेप्शंस वेयर मोर देन वन क्रिटिकल पाथ मे बी पॉसिबल, राइट। फ्लो लॉजिक की नेटवर्क में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो भी हमने नेटवर्क डायग्राम अभी लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किए थे उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी दो पाथ होते हैं उसमें सेम टाइम दिखा रहा है, तो दोनों क्रिटिकल पाथ बन सकते हैं। तो कोई प्रोजेक्ट में ऐसा होता है एक्सेप्शन कि एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं, जनरली नहीं होते बट इट मे बी पॉसिबल, राइट। तो दो में से कोई भी हम एक पाथ को क्रिटिकल पाथ बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में लॉन्गेस्ट टाइम ले रहा है, राइट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Now read the sentence given on the screen. If there is a delay in any of the activities under the critical path, there will be a delay of the project deliverables. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि ये जो पाथ हमने सिलेक्ट किया था लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ और लॉन्गेस्ट टाइम पाथ, तो उसको क्रिटिकल पाथ क्यों बोलते हैं? उसको क्रिटिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक बार ये पाथ डिसाइड कर दिया और उसके ये पाथ में जो भी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है उसमें किसी भी एक्टिविटीज में कुछ भी डिले आया, इफ देयर इज अ स्मॉल डिले इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज दोज आर प्रेजेंट इन द क्रिटिकल पाथ, देन होल प्रोजेक्ट विल बी अफेक्टेड एंड द होल प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। समझ आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो क्रिटिकल पाथ हम एक बार डिसाइड करते हैं वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है स्टार्ट टू फिनिश तक, और वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम लेगा, वैसा पाथ होता है क्रिटिकल पाथ। और उसको क्रिटिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये पाथ में जो भी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है उसमें किसी भी एक्टिविटी में, किसी एक एक्टिविटी में भी जो थोड़ा सा डिले आया तो पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर उसका असर पड़ेगा, एंड द होल प्रोजेक्ट मे गेट डिले बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर डिले इन एक्टिविटी, right? Now read the next sentence. Most of the times, if such delay is occurred, project acceleration or resequencing is done in order to achieve the deadlines. क्या होता है कि अगर ऐसा डिले कभी आ गया और मालूम पड़ रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा ही डिले आ रहा है, जो भी टाइम प्रॉमिस किया था डिलीवरी का उससे ज़्यादा डिलीवरी का टाइम आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको कि नेटवर्क का फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा एंड वी नीड टू रीसीक्वेंस द एक्टिविटीज, राइट। कुछ अलग सीक्वेंस हमें सोचना पड़ेगा कि जिससे हमारा प्रोडक्ट भी वैसा ही रहे और जो प्रोजेक्ट हो वो टाइम में कंप्लीट हो सके, राइट। तो दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर कैरिंग आउट द
project in said deadlines, right? Now, let us move to the next slide, that is saying critical path is based on mathematical calculations and it is used for scheduling project activities. बेसिकली ये जो क्रिटिकल पाथ होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है। तो कैलकुलेशन भी हम देखेंगे आगे आगे के लेक्चर में कि कैसे कैलकुलेशन करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पाथ क्रिटिकल पाथ है, कौन सा पाथ क्रिटिकल पाथ नहीं है। वो डायरेक्टली हमें नंबरिंग और कैलकुलेशन के ऊपर से पता चल सकता है, राइट। नाउ आफ्टर दैट this method was first introduced in 1950s as a joint venture between Remington Rand Corporation and DuPont Corporation, right। बेसिकली 1950s में बहुत पुरानी टेक्निक है ये, राइट। जो दो कंपनी थी रेमिंगटन कॉर्पोरेशन एंड ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन, वो दोनों ने मिलके एक सॉल्यूशन के लिए एक सॉल्यूशन के रूप में ये टेक्निक जो है वो इन्वेंट करी थी, दैट इज नोन एज क्रिटिकल पाथ मेथड, राइट। Now here, the initial critical path method was used for managing plant maintenance projects. Initially, it was used only for managing plant maintenance project. खाली जो मेंटेनेंस करते हैं हम, अलग अलग मशीन का मेंटेनेंस हमें करना पड़ता है टाइम टू टाइम, राइट। If the maintenance is not done, then equipment or machine may get fail, and because of that, the work may get disturbed, right. So there are maintenance that are going on in every industry and there are many types of those maintenance, preventive maintenance, etc. those we have already studied. So to schedule this kind of maintenance, this critical path method was used initially, right. Although the original method was developed for construction work, this method can be used for any project where there are interdependent activities. ये क्या बोल रहा है कि इसके बाद इसका यूज जो है वो कंस्ट्रक्शन में भी हुआ था। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है या फिर जो भी हो, तो जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसमें कंस्ट्रक्शन में भी ये क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज हुआ था इनिशियली, जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो क्यों लेट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन टाइम में हो जाए, राइट। तो उस टाइप के एनालिसिस के लिए कंस्ट्रक्शन और वर्क में क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज हुआ था। बट इट nowadays it can be used in any industry or in any project that is having interdependent activities. कोई भी प्रोजेक्ट में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि वो प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंट, मीन्स एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3rd नंबर की जो एक्टिविटी है वो कब खत्म होगी, अगर 2 नंबर की एक्टिविटी खत्म होगी तभी 3 नंबर की एक्टिविटी खत्म कर सकते हैं। तो ऐसा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो एक एक्टिविटी में, एक और दूसरी एक्टिविटी में, तो हम ये CPM अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू मेक इंटरनल टैपिंग और इंटरनल थ्रेड, राइट, तो पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड में एक जहाँ पे इंटरनल थ्रेडिंग करना है वो लोकेशन डिसाइड करेंगे, उसके बाद अंदर ड्रिल करेंगे, पहले ड्रिल करेंगे उसके बाद अंदर टैपिंग से इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले टैपिंग से थ्रेड बनाए और बाद में होल बनाए, राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंस है एक्टिविटी में, पहले हमें ड्रिलिंग करना है उसके बाद ही हम टैपिंग कैरी आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप का इंटरडिपेंडेंस अगर एक्टिविटी में हो तो हम CPM का एप्लीकेशन कर सकते हैं। Now let us move to the next slide. In the critical path method, the critical activities of a program or a project are identified. These are the activities that have a direct impact on the completion date of the project. जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या करते हैं कि हर क्रिटिकल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी भी एक मेथड है जो मैथमेटिकल मेथड है, हम देखेंगे। तो बाय यूजिंग दैट मैथमेटिकल मेथड वी आर आइडेंटिफाइंग द critical activities of a project, right।
and these are the activities that have direct impact on the completion of the project. वो जो एक्टिविटी है उसमें किसी तरह की भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ भी डिले ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज if any problem occurs in that critical activity then it will be affecting the whole project, right? Now this was all about critical path method, CPM. Now let us talk something about PERT, program evaluation and review technique. So here PERT is a project management planning tool used to calculate the amount of time it will take to realistically finish a project, right? दिस CPM की तरह PERT भी एक टूल ही है, right? जो किसके लिए यूज होता है, तो उस amount of time that it will take to realistically finish a project, रियलिस्टिकली और एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म होगा उसका एस्टिमेट या अमाउंट डिसाइड करने के लिए ये PERT का यूज होता है. PERT charts are tools used to plan tasks within a project, making it easier to schedule and coordinate team members accomplishing the work. ये टूल यूज करके हमें फायदा क्या होता है कि अलग अलग एक्टिविटीज और टास्क हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं, राइट? दैट प्लानिंग इज इजी बाय यूजिंग दिस टूल and we can manage to achieve our objective in said time, right? That is possible with the help of this program evaluation and review technique. That is the benefit of this using this technique, right? Now after that, let us move to next slide. PERT charts were created in 1950s to help manage the creation of weapons and defense project in US Navy. इनिशियली ये PERT चार्ट्स कहाँ पे यूज हुए हैं, तो 1950s में यूनाइटेड स्टेट्स में जो नेवी का जो काम है, राइट? तो फोर्स जो होती है तो पानी में डिफेंस करती है, तो नेवी में वेपन और डिफेंस के प्रोजेक्ट के लिए उसका यूज हुआ था, राइट? While PERT was being introduced in the Navy, the private sector simultaneously gave rise to a similar method called critical path. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PERT जो है वो नेवी में यूज हो रहा था और उसी टाइम कहीं ना कहीं इस क्रिटिकल पाथ मेथड वाली मेथड भी डेवलप हो रही थी. तो एक तरह से दोनों मेथड एक साथ ही डेवलप हुई थी, बट देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन दिस बोथ मेथड दैट विल बी सी फर्दर, राइट? सो दिस बोथ मेथड केम इनटू वर्ल्ड at same time, we can say, right? Now let us move to the next slide. PERT is similar to critical path in that they are both used to visualize the timeline and the work that must be done for a project. एक तरह से दोनों सिमिलर है कि काम क्या है दोनों मेथड का, कि टाइमलाइन हमें विजुअलाइज करने में हेल्प होती है कि कितने टाइम में खत्म हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट, राइट? एंड उसके लिए क्या क्या काम हमें कितने टाइम में खत्म करना पड़ेगा वो एस्टिमेट करने के लिए हमें ये CPM और PERT सिमिलरली काम आते हैं, हेल्प करते हैं. बट however with PERT you create 3 different time estimates for the project. You estimate the shortest possible amount of time each task will take, the most probable amount of time, and the longest amount of time task might take if things don't go as planned. यहाँ पे एक डिफरेंस जो दिया हुआ है ये वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि PERT CPM में क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड में हमारे पास एक ही टाइम होता है आंसर में. आंसर जो हमारा आता है CPM में वो कोई भी एक ही वैल्यू होती है जो हमारा टाइम होता है कि भाई इतने 30 दिन में ये खत्म होगा, राइट? दैट इज ओनली वन आंसर. बट इन प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक वी आर एस्टिमेटिंग 3 डिफरेंट टाइम. 3 तरह के अलग अलग टाइम हम एस्टिमेट करेंगे. फर्स्ट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम दैट ईच टास्क विल टेक. सबसे पहले सबसे मिनिमम टाइम कितना हम ले सकते हैं, राइट? हर टास्क का मिनिमम टाइम करके हम उसका समेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम टाइम. उसके बाद द मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट ऑफ टाइम. द मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट ऑफ टाइम मीन्स क्या कि जो मोस्ट प्रोबेबली 90% या 99% ऐसा ही होगा या ऐसा ही पॉसिबल होगा, वो अमाउंट ऑफ टाइम हम सेकेंड वैल्यू में एस्टिमेट करते हैं. और थर्ड इज longest amount of time the task might take if things don't go as planned. अगर हमारे प्लान के मुताबिक सब नहीं जा रहा, राइट? सभी यहाँ पे फेल हो रहा है, यहाँ कुछ और फेल हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले सकते हैं, तो वो तीसरा वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं. तो
PERT में हम 3 अलग अलग टाइम इवेल्युएट करते हैं, वो हमें याद रखना है. दैट इज द मेन डिफरेंस, राइट. Then let us go to next slide. PERT is calculated backward from a fixed end date since contractor deadlines typically cannot be moved. और एक डिफरेंस जैसा है कुछ यहाँ पे कि PERT में क्या होता है कि हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहले हमें एंड डेट बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई 6 महीने में ये काम हमें पूरा चाहिए. तो 6 महीने, तो 6 महीने बाद जो आखिरी तारीख, आखिरी दिन कौन सा होगा, व्हाट इज द लास्ट डे दैट वी कैन नो, एंड वी आर कैरिंग आउट द बैकवर्ड कैलकुलेशन. ऑल द कैलकुलेशन आर बीइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और उसके हिसाब से हम बैकवर्ड अरेंजमेंट करेंगे कि भाई 6 महीने में खत्म करना है तो उसके लिए इतना मटेरियल लगेगा, इतना टास्क करना है, इतनी प्रोसेस करनी है, इतना मैन पावर लगेगा. वो पूरा बैकवर्ड से फॉरवर्ड तक हम कैलकुलेशन करते हैं PERT में, राइट. नाउ हियर दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT, और कंपेयर CPM एंड PERT, राइट, और कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CPM एंड PERT. ऐसा सवाल पूछ सकते हैं. तो देखते हैं डिफरेंस क्या है. फर्स्ट इज CPM यूजेस एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क, PERT यूजेस इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क. ये पहला डिफरेंस है. हमने देखा हुआ है कि एक्टिविटी और इवेंट का डिफरेंस क्या है. एक्टिविटी कहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं हम, एरो से, राइट. एरो से एक्टिविटी को डिनोट करते हैं, और इवेंट को नोड पे डिनोट करते हैं, राइट, सर्कल, नोड. तो CPM जो है बेसिकली एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क है, और PERT जो है वो इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क है. देन ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी में बी एस्टिमेटेड विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी in CPM, while in PERT estimate of time for activities are not so accurate and definite. CPM जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी देता है हमें टाइम की, जो एस्टिमेशन करते हैं हम उसमें. PERT में वो एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम होती है, CPM के कंपेयर में कम होती है, राइट. That is the second difference. Third is it is used extensively in construction project. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हम CPM बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, राइट. और PERT के बारे में बात करें तो इट इज यूज मोस्टली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स ऑफ नॉन रिपीटेटिव नेचर. PERT जनरली कहाँ पे यूज होता है, ये रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल इसरो है, DRDO है. उसमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं लंबे लंबे ड्यूरेशन के, जो रिपीटेटिव नहीं है, मतलब रिसर्च हो जो होगा वो पहले किसी ने किया नहीं होगा, राइट, पहली बार हम कर रहे हैं, तो रिपीटेटिव नहीं होगा वो. तो ऐसे प्रोजेक्ट में जनरली PERT यूज होता है, राइट. और उसी की वजह से उसकी एक्यूरेसी भी कम है, क्योंकि पहली बार हम कर रहे हैं बिना एक्सपीरियंस के, तो उसकी एक्यूरेसी कंपेयर टू CPM कम रहेगी. आफ्टर दैट डिटर्मिनिस्टिक कंसेप्ट इज यूज्ड इन CPM, while in PERT प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कंसेप्ट इज यूज्ड. CPM एक्यूरेसी ज्यादा देता है. क्यों ज्यादा देता है, क्योंकि उसमें डिटर्मिनिस्टिक मॉडल यूज होता है, जबकि PERT में प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल यूज होता है कि हम प्रोबेबिलिटी के काम करते हैं कि भाई 3 महीने में ये हो जाना चाहिए, उसके बाद हम चौथे महीने से ये काम चालू करेंगे. तो ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है PERT. दैट इज फोर्थ डिफरेंस. आफ्टर दैट CPM कैन कंट्रोल बोथ टाइम एंड कॉस्ट व्हेन इन प्लानिंग. PERT इज बेसिकली अ टूल फॉर प्लानिंग. CPM में हम कॉस्ट और टाइम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि PERT में क्या करना है, बेसिकली टूल फॉर प्लानिंग ओनली. मीन्स हम कॉस्ट और वो सब कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ प्लान कर सकते हैं, राइट. जबकि यहाँ पे CPM में कॉस्ट और टाइम दोनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, राइट. देन इन CPM cost optimization is given prime importance. The time for the completion of the project depends upon the cost optimization. The cost is not directly proportional to the time, thus cost is controlling factor. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, CPM में कॉस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है हमें, राइट. कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है मिनिमम कॉस्ट में, राइट. और उसके टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, राइट. एंड हियर द कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम, राइट. डायरेक्टली उसका प्रोपोर्शन नहीं करना है कि भाई टाइम और कॉस्ट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा. कॉस्ट विल बी मेन कंट्रोलिंग फैक्टर. व्हाइल इन PERT इट इज assumed दैट द कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विथ टाइम. PERT में ऐसा एज्यूम करते हैं कि ज़्यादा टाइम में अगर ख़त्म करोगे तो कॉस्ट
कंपेरेटिवली कम लगेगी और कम टाइम में प्रोजेक्ट खत्म करना है तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हम एज्यूम करते हैं PERT में। Attention is therefore given to minimize the time so that minimum cost results. Thus in PERT, time is the controlling factor. Basically क्या करना है हमें कि मिनिमम टाइम में खत्म करना है प्रोजेक्ट को ताकि कॉस्ट भी मिनिमम लगे, राइट। अदरवाइज ज्यादा टाइम लगाओगे, ज्यादा काम करते रहोगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। ऐसा अज्यूम किया जाता है PERT में कि टाइम और कॉस्ट दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है, राइट। तो ये बेसिकली PERT में टाइम जो है वो कंट्रोलिंग फैक्टर रहेगा, CPM में कॉस्ट जो है वो कंट्रोलिंग फैक्टर रहेगा। वो याद रखना है कि CPM में कॉस्ट कंट्रोलिंग फैक्टर है, PERT में टाइम कंट्रोलिंग फैक्टर है। So these were the main difference in CPM and PERT, we can say. And this is the important question that may be asked in exam, right? Well, let me repeat again. First thing, that is about network. CPM is activity oriented, PERT is event oriented. Then accuracy is high in CPM. In PERT, accuracy is low compared to CPM. Then CPM is used basically for construction project. PERT is used for research project. In CPM, it is deterministic concept. In PERT, it is probabilistic concept. CPM can control time and cost both when planning, but in PERT, only planning is carried out. Controlling may not be possible. And in CPM, cost is main controlling factor, and there is no direct relationship between time and cost. But in PERT, it is assumed that there is direct relation between time and cost, and time is controlling factor, right? So these are the difference between CPM and PERT. Now, let us see the steps required for CPM. These are the steps for calculating a numerical for critical path method, right? Here I have not written the title, but let me tell you that now we are going to see the critical path method, right, that is used, and we are going to see the steps. So let us see those steps. First step is calculate the time schedule for each activity, right? First step is need to calculate the time schedule for each activity. In this step, the determination of the starting time by which the activity must begin and finishing time at which the activity must be finished is determined. From that, we can find out the earliest start time, earliest finish time, the latest start time, and latest finish time is determined. Now here you need to remember one abbreviation, that is, if we talk about, here we will be talking about four types of time. First is earliest start time, that is EST, that is known as earliest start time. Then earliest finish time, that is known as EFT. After that, latest start time, that is called as LST, latest start time. And last is latest finish time, that is called as LFT, that is latest finish time. So these are the four types of time that we'll be going through in critical path method, right? So right now, just go through the steps. We'll be understanding it more deeply when we'll be calculating the numerical in tomorrow's lecture, right? So right now, just go through the steps. Earliest start time is the time at which an activity can begin at the earliest. नाम से ही पता चलता है कि कौन सा टाइम है कि जो टाइम पे एक्टिविटी बिगिन हो सकती है जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट, राइट। फॉर EST, इट इज एज्यूम दैट ऑल प्रीसीडिंग एक्टिविटीज आर फिनिश बिफोर स्टार्टिंग दैट एक्टिविटी। आगे की जो भी एक्टिविटी है वो खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ऐसा एज्यूम करना पड़ता है। समटाइम्स द एक्टिविटी इज डिपेंडिंग ऑन मोर देन वन एक्टिविटी, सो until and unless both preceding activities are not completed, that depending activity cannot be started. So following is the way to calculate the EST. If only one activity converges on an event, its EST is given by ESTs of the tail event of the activity added with activity duration. If more than one activity converges on it, ESTs via all the paths would be calculated and highest value is chosen. यहाँ पे ये याद रखना है हमें कि ये पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या बोल रहा है कि खाली एक ही एक्टिविटी यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। ये नोट के आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, ये 1
ये 2 और ये 3। अगर हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है 2 से, ये एक्टिविटी है हमारी 2 to 3, उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST फाइंड करना है तो कैसे होगा? उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 5, बराबर। एक्टिविटी 2 to 3 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 5 days फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज 2 to 3 कब चालू होगी? अगर 1 to 2 खत्म होगी तब, और 1 to 2 का ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? 5 दिन। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जल्दी से जल्दी हम 2 to 3 कब चालू कर सकते हैं? तो 5 दिन के बाद ही चालू कर सकते हैं, क्योंकि एक 1 to 2 एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए, उसके बाद ही 2 to 3 एक्टिविटी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये EST उसका होगा 5, राइट। तो ये पहला ऑप्शन था। बट अगर ऐसा है कि यहाँ पे और एक एक्टिविटी कन्वर्ज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये 2 एक्टिविटी कन्वर्ज हो रही है, 1 to 2 एंड फॉर एग्जाम्पल 4 to 2, ऐसा कुछ कन्वर्ज हो रहा है और उसका 6 है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैसे फाइंड करें। पर ये ऑप्शन में हमें 2 to 3 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है, एक्टिविटी 2 to 3 था, तो वो कितना होगा? 5 होगा या 6 होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाईएस्ट वैल्यू वी नीड टू चूज, राइट, बिकॉज इन क्रिटिकल पाथ वी आर गोइंग फॉर लॉन्गेस्ट पाथ। तो ये 5 और 6 दोनों में से ये दोनों एक्टिविटी यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, तो उसमें से ये 6 को सिलेक्ट करना है, जो बड़ी वैल्यू है वो। तो एक्टिविटी 2 to 3 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कौन सा होगा? 6 दिन होगा, राइट। 5 और 6 दो ऑप्शन है, उसमें से बिगेस्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। दैट इज अबाउट डिसाइडिंग द EST। न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, अभी ऐसे ही समझते हैं। देन लेटेस्ट फिनिश टाइम, it is the time by which the activity must be finished and the project cannot be delayed more than that. It is calculated by proceeding progressively from the end event to start event. लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए हमें बैकवर्ड आना है, एंड इवेंट से स्टार्ट इवेंट तक आना है, राइट, रिवर्स डायरेक्शन में कैलकुलेशन करना है, जबकि लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करना है, वो याद रखना। उसके बाद LFT अगर कैलकुलेट करना है तो इफ ओनली वन एक्टिविटी ब्रांचेस फ्रॉम एन इवेंट द compute LFT by subtracting activity duration from LFT, or if more than one activity branches from an event then compute LFT via all the paths and lowest value is chosen। ये उसके जैसा ही है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि रिवर्स में कैलकुलेट करते टाइम, रिवर्स में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर उसकी 2 अलग अलग ब्रांचेस हो रही है, राइट, तो उसमें से कौन सा लेना है? तो उसमें लोएस्ट वैल्यू, इसमें लोएस्ट वैल्यू लेनी है रिवर्स में कैलकुलेट करते टाइम, राइट, और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। ये हम न्यूमेरिकल में करेंगे नेटवर्क में, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए ये सेंटेंस अभी याद रखिए कि LFT जो है फिनिश टाइम, वो रिवर्स में कैलकुलेट करना है एंडिंग से स्टार्ट में, और जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है वो फॉरवर्ड में स्टार्ट से फिनिश तक कैलकुलेट करना है, राइट। अगर हमने EST और LFT फाइंड कर लिया, ये हम पहले फाइंड करेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मिलेगा, ये फॉर्मूला से। अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस टाइम ऑफ द एक्टिविटी, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे मिलेगा? लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस टाइम ऑफ द एक्टिविटी, बराबर। ये फॉर्मूला से हमें ये 2 टाइम मिल जाएंगे, तो हमें टोटल 4 टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी हर एक एक्टिविटी के लिए, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, राइट। आफ्टर दैट कैलकुलेट द फ्लोट इन वेरियस एक्टिविटीज फॉर द प्रोजेक्ट। ये 4 टाइम मिल जाएंगे, उसके बाद क्या करना है? तो फ्लोट कैलकुलेट करना है, FLOAT। फ्लोट का मीनिंग क्या होता है? फ्लोट इज नथिंग बट, और टोटल फ्लोट वी कैन से डिफरेंस बिटवीन फिनिश टाइम एंड डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग टाइम। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, फ्लोट इज इक्वल टू LFT माइनस EFT, दैट इज डिफरेंस लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये दोनों फिनिश टाइम है, और अदरवाइज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट करोगे तो हमें फ्लोट मिलेगा, राइट। द टोटल टाइम इज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग द सीक्वेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ईच एक्टिविटी। ये फ्लोट हमें मिल जाएगा, बाद में हम उसी एक्टिविटी को चूज करना है जिसमें फ्लोट की वैल्यू 0 होगी, ये याद रखना। एक बार हम हर एक एक्टिविटी के लिए फ्लोट डिसाइड कर लें, टोटल फ्लोट,
उसके बाद सभी लॉन्गेस्ट पाथ के लिए, क्रिटिकल पाथ के लिए उसी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है जिसमें फ्लोट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, और वो सारी एक्टिविटी मिलके जो हमारा पाथ बनेगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ बनेगा, और उसका जो टोटल टाइम होगा वो हमारा आंसर होगा कि भाई 30 डेज, 40 डेज, 50 आवर्स, उतने टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो उस तरह से हमें पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ. Critical activities are those activities that must be started on the time and must be completed on the time. Otherwise, project may get delayed. Those activities are critical activities and the path through these activities is called critical path. Right? Zero float वाली जो भी activity होगी वो select करके जो path बनेगा वो critical path होगा. That is the longest path of the project. The other activities are considered as non-critical activities. तो ये आज का एजेंडा था। ये जो लास्ट में जो हमने देखा कि जो स्टेप्स है क्रिटिकल पाथ मेथड के, वो कल के लेक्चर में अच्छे से तुमको समझ आएंगे। इन टुमारोज लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग वन न्यूमेरिकल फॉर दिस क्रिटिकल पाथ मेथड, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज बी प्रेजेंट टुमारो। तो ये हम कल देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे होता है पूरा न्यूमेरिकल क्रिटिकल पाथ मेथड का। तो आज बस इतना ही है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी, and I can see that there are only 30 participants right now in your class. So I don't know about the remaining may face any difficulty in your examination or attendance. So please be present. So in tomorrow's lecture, we'll be seeing the critical path method numerical.